भाजपा और कांग्रेस दोनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और चुनावी जो सीजन है वो पूरा चरम पर है। और जिस तरीके से भाजपा और अपने तमाम स्टार प्रचारकों के साथ में राजस्थान में मैदान में है, उसी तरीके से राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूरी तरह कमान संभाले हुए हैं और पूरे राजस्थान में उनके दौरे करके अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं इस समय चित्तौड़ से होते हुए वो आप जोधपुर के रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन वो रात और दिन जिस तरीके से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या उनकी मेहनत साकार होगी? हम उनसे सीधे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। जोशी जी, इस बार क्या रिवाज कायम रहेगा या रिवाज बदलेगा? देखिए, रिवाज कायम रहेगा। अब की बार भाजपा सरकार, फिर बार बार भाजपा सरकार। वो इसलिए होगा कि 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने, और वो भी धोखे से आई, और 5 साल में राजस्थान की जनता ने त्राहिमाम त्राहिमाम जैसे हालात हो गए। हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर महिला, युवा, किसान, दलित, आदिवासी, हर वर्ग त्रस्त हो गया। क्योंकि जिन वादों की बुनियाद के आधार पर जीत के आए, किसी के साथ न्याय नहीं किया। आप जनता की भावनाओं के साथ खेलोगे तो उनकी जो बददुआ है ना, वो आपको खाक कर देगी। आप कितने किसानों के साथ खेला है, आपके उनके भावनाओं के साथ। आपने कितने युवाओं की भविष्य बर्बाद किया और उसके साथ उसके परिवार के कितने सपनों को खराब किया है। आज कोई भी गरीब माँ बाप हो, चाहे दलित के घर का चिराग हो, चाहे आदिवासी परिवार का हो, किसान का बेटा हो, कैसे वो गरीब माँ बाप अपने किन परिस्थितियों में अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। और उसके बाद नतीजा क्या कि सत्ता में बैठे ऐसे भ्रष्ट लोग जो चंद कागज के टुकड़ों के लिए राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। आप ये देखिए कि किस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, 19 बार पेपर लीक होना ठीक है, लेकिन अब तो साफ दिख रहा है कि आपके सत्ता में बैठे लोग इसमें शामिल हैं। आपका पूर्व मंत्री पैसे ले हुए गिरफ्तार हो रहा है और आप मुख्यमंत्री, आप उसको भ्रष्टाचार की धारा हटा रहे हो। आप सुरेश ढाका जैसे मुख्य आरोपी को संरक्षण दे रहे हो, उसको सलमान खुर्शीद जैसा बड़ा वकील मुहैया करा रहे हो। आपका बोर्ड का चेयरमैन साफ कह रहा है कि मैं तो छोटा आदमी हूँ, बड़े बाकी तो ऊपर बैठा है सब कुछ। आरपीएससी का मेंबर कह रहा है कि 2.25 करोड़ रुपए दे के आया और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भ्रष्टाचार कर रहा है। तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ रहा है। उनके कार्यालय में करोड़ों रुपया मिल रहा है, सोने के बिस्किट मिल रहे हैं। माइनिंग माफिया, बजरी माफिया, दुराचारी, व्याभिचारी, सबके सपोर्ट में तो यह सरकार खड़ी है। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि इन तमाम मुद्दों के बावजूद आप जिस तरीके से ये चाहे ये पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, उस मुद्दे को इतना बुना नहीं पाए जितना कि आपको इस चुनाव में फ़ायदे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था। हिंदुत्व के लिए आप मुद्दा बना रहे हैं। क्या अशोक गहलोत की गारंटी और हिंदुत्व के वर्सेस मुकाबला है? गारंटी कहाँ है जी? क्या किसानों का कर्जा माफ़ किया? क्या बेरोजगारी बता दिया? क्या महंगाई को ख़त्म कर पाए? आज आसपास के राज्यों से 10 से 12 रुपए पेट्रोल डीजल यहाँ राजस्थान में ज़्यादा महंगा है। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम राजस्थान में होता है। क्या है फिर? आपने कहा सुशासन देंगे, महिला अत्याचार, दुष्कर्म की घटना, दलित अत्याचार, आदिवासी अत्याचार, साइबर क्राइम, पेपर लीक, सबसे ज़्यादा कहाँ है देश में? और राजस्थान में है। तो कहाँ, किन वादों के ऊपर आप खरा उतरे? आपने कहा बिजली का एक दाम नहीं, 1 रुपया नहीं बढ़ेगा पर यूनिट, 17 बार पैसा बढ़ा दिया आपने। फिर कैसे जनता विश्वास करेगी? आपकी गारंटी, आपने 15 अगस्त 2023 को और 3 साल पहले कहा कि हम महिलाओं को मोबाइल देंगे, 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को। फिर कहा कि हम 40 को देंगे, 17 को दिया, बाकी को कहा 15 अगस्त 2023 को बाकी सबको गारंटी कार्ड देंगे हम। गारंटी कार्ड नहीं दिया, कोई कोर्ट में गया तो कोर्ट में 2 बार ये पहुंचे नहीं, तीसरी बार तो लिख के दिया। कोर्ट ने कहा भाई आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे? तो लिख के दिया राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने,
कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं दे रहे हैं। लिख के दिया तो फिर इनकी गारंटी कौन मानेगा? जो कह के बदल जाते हैं, जिन्होंने पहले भी कहा बदल गए, अभी भी कहा बदल गए, तो अब इन 7 गारंटियों का कोई मायना नहीं है। एक और मुद्दा था सर, लाल डायरी वाला। अक्सर आप चुनाव में भी इस मुद्दे को बुना रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज चित्तौड़ की रैली में कहा कि लाल पीली डायरी में जो बीजेपी के लोग हैं अपना सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं। प्रियंका जी, आप अपना सीएम तो डिक्लेयर कर दो कि अशोक गहलोत ही होंगे। दम है क्या? आप यहाँ आके यहाँ की तारीफ नहीं कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश की कमियां गिना रहे हो। आप में हिम्मत है तो यहाँ की महिला और बच्चों के दुष्कर्म के बारे में तो बात करो, पेपर लीक के बारे में बात करो, किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, किसानों ने आत्महत्या की, उस पर तो बात करो। राजस्थान में जिस प्रकार के हाल, यहाँ के भ्रष्टाचार की बात तो करो। यहाँ के जिस प्रकार से आपने सनातन को गालियाँ दी है उसकी बात तो करो। आपने उसके बारे में बात करना चाहिए, यहाँ के मध्य प्रदेश की बात मत करिए। सर, अशोक गहलोत ने आज एक सागवाड़ा में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बजरंग बली कर्नाटक में नहीं चल पाया, भगवान ने उनकी बात को मंजूर नहीं किया। भगवान समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री खोखली बातें कर रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, बजरंग बली याद आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? दुनिया की कोई ताकत जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में बना है, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है। ये चाहे इस बार कहीं यहाँ से दुनिया से कहीं भी सच्ची झूठी बातें बरगलाने वाली, बहकाने वाली, गुमराह करने वाली जितनी गारंटियाँ दे दे, अब इनकी सारी गारंटी फेल है। जब इनका बेटा ही इनकी गारंटी नहीं मान रहा है, उनका गारंटी फेल कर रहा है, इनका बेटा कह रहा है कि मेरे पापा की सरकार रिपीट नहीं हो रही है, तो फिर जनता कैसे बोलेगी? जिनको बेटे को विश्वास नहीं है तो जनता को विश्वास कैसे होगा? लाल डायरी के शब्द हैं सर ये। हाँ, नेचुरल। ये कहते थे लाल डायरी का क्या है हमें नहीं पता, तो फिर राजेंद्र गुड़ा जी को क्यों भेजा गया कि इतनी मंजिल पे जाके वो कूद के वो डायरी लेकर आए? क्या था आखिर इसमें? पहले आप मना कर रहे थे, फिर आपके खास नजदीकी धर्मेंद्र राठौड़ कह रहे थे हाँ मेरे घर से लाल डायरी ले गए। क्या मायने फिर इसके? सर, एक और मुद्दा है, आपने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें आपने बहुत सारे वादे किए हैं इस बार। उसमें एक गहलोत सरकार और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारी योजनाएं ऑलरेडी लागू है उन्हीं को मॉडिफाई करके इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। कौन सी योजना लागू है उनकी? तमाम जो योजनाओं को बताया था, कई महिलाओं को लेकर कहा था, रोजगार को लेकर कहा था, और किसानों की, महिलाओं की जिस तरीके से गारंटी देने की बात कही थी। क्या राइट टू एजुकेशन की गारंटी राज्य सरकार देती है या केंद्र सरकार देती है? राइट टू एजुकेशन का कानून कौन लेके आया? केंद्र की योजनाओं को, और आप रोजगार देने की गारंटी, तो ये कानून केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार कहाँ से दे देगी गारंटी? आप हमारी कॉपी तो आप कर रहे हो। उज्ज्वला का कनेक्शन पहली बार आपने, जितने देश में आज़ादी के बाद कनेक्शन नहीं दिए उतने नरेंद्र मोदी जी ने दिए, और आप 500 का होर्डिंग लगा रहे हो। अरे भले आदमी, 500 में से 300 तो वो नरेंद्र मोदी जी देते हैं, आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए 200 रुपये दे के 500 रुपये का फोटो चिपका रहे हो। वो प्रधानमंत्री बने तब से उस गरीब माता बहन के घर में पहली बार गैस का चूल्हा और कनेक्शन पहुंचाया तो मोदी जी ने पहुंचाया। आपने क्या किया? इसलिए कॉपी आप कर रहे हो, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नकल में भी अकल चाहिए है, और आप में अकल है नहीं। नकल में अकल चाहिए, अकल। लेकिन एक और विवाद हो गया सर आपके इस घोषणा पत्र में कि ये कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी नेता का नाम भी आया है, तो कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि गंभीरता नहीं दिखाई, और वो सरकार तो क्या बनाएंगे, घोषणा पत्र भी गंभीरता से तैयार नहीं कर पाए। तो आलू से सोना बनाने वाले को गंभीर लोग मानते हैं क्या? जिसको लोग मनोरंजन का साधन सुन के सुनते कि आज कुछ न कुछ नया कुछ करके जाएगा, वो ये पार्टी के, इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं ये आज को इनके बट्टा बिठा के जाएगा। तो हमें ये सीख नहीं देख रहे। कल तो बच गए सर। लेकिन मैं जब इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के मित्र मिलते हैं, नेता मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये आ रहा है कुछ न कुछ हमारा सब कुछ बट्टा बिठा के जाएगा।
तो जिनको अपने ही कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के नेता पर विश्वास नहीं है, अपनी पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, तो जनता उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं कर सकती। सर सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का एक सवाल है, जिस तरीके से आपको 30 साल बाद यहाँ पर ट्रायंगल मुकाबला चित्तौड़गढ़ में आपके जो होम ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ चुनौतियाँ ज़्यादा है? कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 1951 में जनसंघ जीता था, 1952 में देश में जब 3 सीटें आई थी, तब भी जनसंघ की लोकसभा की सीट, जब देश में 3 सीटें जीती थी, तब 2 बंगाल से थी और एक चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र था, जहाँ बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी जी सांसद बने थे जनसंघ से। तो लोग विचार के साथ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, और यहाँ 2023 में भी कमल खिलेगा। सर आपने जो टिकट कटी, उनका जो बागी हुए, तो वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने उनकी टिकट कटवाई। देखिए, मैं किसी की टिकट क्यों कटवाऊंगा? पार्टी का निर्णय है, पार्टी में एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, सब लोग मिलकर निर्णय करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 बार चुनाव लड़े हैं, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के परिवार से हैं। तो पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड अनेक परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करता है। सर अब एक सवाल जो सीएम के चेहरे को लेकर अक्सर आपसे पूछा जाता है, आपके सभी नेताओं से पूछा जाता है, आपसे भी पूछना बनता है कि आप का चेहरा कौन होगा इस चुनाव में, क्योंकि वसुंधरा राजे को उस तरीके से तवज्जो नहीं मिल पाई जिस तरीके से वो चेहरा घोषित होना चाहती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 वर्षों से किसी भी राज्य में बिना चेहरे के पार्टी को आधार मानकर चुनाव लड़ा गया है, चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई भी राज्य हो। और चुनाव होने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। सब लोग आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में, सभी लोगों से राय लेने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है, और जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो स्वीकार्य है। सर वसुंधरा जी ने एक बयान में ऐसे ही कहा था कि हालांकि उन्होंने खंडन किया उसका, कि मैंने ऐसी मजाक में कहा कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो राजनीति में रिटायरमेंट और इस समय अगर उनका बयान आ रहा है तो कुछ तो इसके मायने होते हैं ना सर? देखिए, वो अपना निर्णय है, ये मैं नहीं कहता कि वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा समय इस पार्टी को दिया है। कई बार सांसद रही, भारत सरकार में मंत्री रही, 2 बार मुख्यमंत्री रही, तो उन्होंने बहुत कुछ इस पार्टी को दिया है। आप ये मानते हैं कि वो आपकी वो लीडर हैं और आगे भी आपके मार्गदर्शन में करते रहेंगे, लेकिन एक सर प्रधानमंत्री जी इस बार मेवाड़ में कई दौरे किए, कई बार आए, इस बार आपको जिस तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और यहाँ पर जो जिस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छा खासा जो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म दिया, उससे लोगों में ये बातचीत और चर्चा चल पड़ी है कि अब यहाँ पर आपको एक बीजेपी के चेहरे के रूप में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो क्या आप भी सीएम के चेहरे की दौड़ में हैं? नहीं, मैं कोई सीएम का चेहरा नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और मेरे को तो खुशी तब होगी जब, चूँकि पार्टी एक इलेक्शन टाइम में मुझे 8-9-10 महीने पहले मुझे दायित्व मिला है, और मुझे खुशी तब होगी जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में, और मुख्यमंत्री को पहली माला मैं पहनाऊँ। वो मेरे लिए जीवन का सबसे अच्छा पल होगा कि मैंने सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक कार्यकर्ता के रूप में जो मेहनत की है वो सफल होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी सर जिस तरीके से मंच पर आपसे जिस बातें करते हुए नजर आए, पहली बार ऐसा किसी नेता के साथ हुआ कि अपनी गाड़ी में बिठाकर आपको ले जा रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर मेवाड़ में कटारिया जी का ऑप्शन के रूप में स्थापित किया जा रहा है? ये वो एक कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है उन्होंने, सीपी जोशी को नहीं, एक पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। और सर एक और लास्ट सवाल करूंगा मैं कि आपके जो स्टार प्रचारक रहे हैं तमाम जो है वो अपने अपने क्षेत्र में सीमित रह गए। आप केंद्र के नेता, आला कमान के आपके नेता वो आकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता आपके अलावा और वसुंधरा जी के अलावा सीमित हो गए अपने अपने क्षेत्रों में। क्या इसका पार्टी को फ़ायदा लेना चाहिए था, या फिर वो कोई अपनी वीकनेस के कारण वहाँ पर सीमित हो गए ताकि उनको डर लग रहा है कहीं वो लॉस ना कर जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि चुनाव लड़ता है तो स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र में, अपने रीजन में, अपने डिस्ट्रिक्ट में वो वहाँ की प्रायोरिटी हो जाती है, प्राथमिकता हो जाती है।
लेकिन चूंकि हम लोग एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते मुझे पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिल रहा है, और बाकी जो लोग हैं पार्टी सबका जो सीनियर लोग हैं सब अपने अपने कई कई क्षेत्रों में पार्टी के प्रचार के लिए काम में जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल पूछ लिया, लेकिन आखिरी सवाल थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट इसलिए है कि आप सांसद रहे, मैं दिल्ली में आपसे मिलता था, वहाँ से आपसे बातचीत होती थी, लेकिन जब अध्यक्ष के फॉर्मेट में आए और अब जो पूरी दिनचर्या और सब चीज़ें बदल चुकी है, तो अब कैसे आप तमाम चीज़ों को हैंडल कर पाते? पहले स्मूथ था, अब बहुत हेक्टिक और बहुत बिजी शेड्यूल है, तो कैसे आप सारा मैनेज कर पाते हैं सर? हाँ, डेफिनेटली आप देखिए कि पूरे प्रदेश में जाना पार्टी का काम निश्चित रूप से बहुत व्यस्तता है, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी मिलकर, पूरा संगठन मिलकर काम करता है, तो अनेक लोगों में मैं भी एक हूँ, तो हम सब लोग ये पार्टी परिवार मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कोई काम करने में परेशानी नहीं है। सर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे फाइनली अब हमारे चैनल के माध्यम से, कि अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में जिस तरीके से सभी वोटर्स की भागीदारी, नेताओं की भागीदारी, पार्टियों की भागीदारी और तमाम चीज़ों के बावजूद आप वोट करने के लिए क्या अपील करें? मैं तो प्रदेश के मतदाताओं से ये आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि हम सब लोगों को 100% मतदान करना चाहिए। राजस्थान के भविष्य के लिए, प्रगतिशील राजस्थान के लिए, स्वस्थ राजस्थान के लिए, गतिशील राजस्थान के लिए, जहाँ खून के आंसू नहीं आए किसी के, जहाँ किसी आँख में आंसू नहीं आए, ऐसा राजस्थान बनाए जहाँ युवाओं के सपनों को उड़ान मिले, जहाँ किसान को समृद्धि मिले, नारी को सुरक्षा मिले, और राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बने, क्योंकि राजस्थान में जो संभावनाएं हैं वो अभूतपूर्व है। आप देखिए कि जहाँ सबसे बड़ा लैंड बैंक राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स, पेट्रोलियम ये राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट राजस्थान में है, गौरवशाली इतिहास राजस्थान का है, यहाँ झील भी है तो रेगिस्तान भी है, पहाड़ है तो नदियाँ भी हैं, झरने भी हैं। ऐसा अद्भुत राजस्थान, ऐसा प्रदेश जहाँ हर क्षेत्र में प्रचुर संभावना है। आइए आप और हम सब लोग इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें, यही मैं पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ। बहुत शुक्रिया जोशी जी, आपने समय दिया और इस तरीके से हेक्टिक शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। जोशी जी कह रहे हैं कि युवाओं के सपनों की उड़ान जो है उसको हम अंजाम पर पहुंचाएंगे और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए हम जो सुरक्षा है वो उसके लिए काम करेंगे, और सत्ता और जो दूसरी चीज़ें हैं उसके साथ में सामंजस्य हम बिठाएंगे, लेकिन प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उसको हम मुकाम पर पहुंचाएंगे और संभावनाओं को सपनों में साकार करने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो लोग मिलकर के सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई पद से बड़ा नहीं होता, और तमाम जो लोग कार्यकर्ता मिलकर के पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश और दुनिया में जिस तरीके से झंडा बुलंद किया हुआ है, तो एक राजस्थान का भी योगदान उसमें रहे और डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बने, ऐसी उम्मीद उन्होंने की है। सहयोगी गोविंद सरकार के साथ मनोहर विश्नोई, इंडिया डेली, चित्तौड़गढ़।